बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो मुतल्लिक दरख्वास्त थी उस पर महफूज फैसला कल सुबह 9:30 बजे सुनाया जाएगा और इस हवाले से कॉस्ट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। जबकि फ्लोर्स मिल्स की जानिब से आज से गैर मुइना मुद्दत के लिए मुल्क में हड़ताल जारी है और जिसकी वजह से सप्लाई बंद हो जाएगी और आटे के बहरान का भी खदशा है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने 12 जुलाई को इस्लामाबाद में होने वाला जो धरना था उसको मुअख्खर कर दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, मखसूस नशिस्तों के हवाले से कल सुबह 9:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। क्या ये जो अदालती फैसले हैं ये इस्तेहकाम ला सकते हैं? मेरे नहीं ख्याल कि जी कोई इस्तेहकाम मुल्क में आ रहा है इस फैसले के नतीजे में। और क्योंकि या तो इस फैसले को ऐसा हो कि वो मनोन सब तस्लीम करें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए और जो सियासी गैर यकीनी है उसका ख़ात्मा भी हो जाए और मईशत भी ठीक हो जाए। जो बुनियादी इश्यूज़ हैं इस वक्त, जो मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि पाकिस्तान के बुनियादी इश्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब उसमें फ़ैसला अगर सीटें जो हैं वो या तो मुत्तफ़िका फ़ैसला कोई आ जाए और सब उसको तस्लीम कर लें। अब चूँकि अगर तकसीम आती है, यानी मुख्तलिफ जज साहिबान के मुख्तलिफ जो इख्तलाफी नोट्स वगैरह सामने आते हैं या देखते हैं कि किस तरह से फैसला आता है तो उसका, और फिर साथ ही तातीलात पे सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी तो वो एक बहस दर बहस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो दूसरा जो मसला है वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इस वक्त अहमियत और बड़ा शदीद ये इसके नतीजे में जो है ये बुहरान मुल्क में पैदा होने जा रहा है। और मैं ये बात बार बार इसमें ये कर रहा हूँ कि हमारे जो बुनियादी इश्यूज़ हैं उसमें सबसे बड़ा इशू इस वक्त है मईशत और सिक्योरिटी का और सोशल अनरेस्ट जो फैल रहा है। अब ये है कि इसमें जो बिजली की कीमतें वो आज दोबारा बढ़ा दी गई हैं। बुनियादी टैरिफ और ये घरेलू सार्फिन के लिए भी है। अच्छा, 200 यूनिट वो तो पंखा चलाएंगे कोई तो, या पता नहीं बल्ब चलाएंगे तो क्या, उससे ज़्यादा जो है वो फ़ी यूनिट, यानी अगर 201 यूनिट बिजली का बिल आता है तो जो है वो मज़ीद जो इजाफा है वो 7 रुपये 12 पैसे का हो गया है फ़ी यूनिट। इस पे टैक्सेस वगैरह जो हैं ये अलग हैं और यानी जो घरेलू सार्फिन हैं वो 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ जो है वो 7.12 जब इजाफा होगा तो 34.26 पैसे। फिर 301 से 400 यूनिट का जो है वो 39.15 पैसे। फिर 401 से 500 यूनिट का जो है वो 41.36 पैसे। 501 से 600 यूनिट को खर्च करेगा तो 42.78 जो है रुपए। फिर उसके बाद 601 से 700 यूनिट तो वो जो है वो 43.92। तो ये जो है ये स्लैब के हिसाब से फ़ी टैरिफ यूनिट जो पहले आए थे अब उसमें बढ़ा दी गई है मज़ीद कीमत। और ये जो है ये अब इसका मुझे इल्म नहीं है कि ये इसका क्या हाल होगा लोगों का और किस तरह से बिल आएंगे और वो ओवर बिलिंग हो गई थी तो उसका क्या बना और क्या, मतलब ये एक टर्मोइल है इस वक्त। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस पूरे अरेंजमेंट की कोई ओनरशिप नहीं है। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, ये एक ऐसी बॉडी है जिसका कोई सर नहीं है। एक बॉडी है, एक धड़ है, उसका सर नहीं है। तो अब मसला ये है कि एक वो बेस सर का एक धड़ है जो एक सिस्टम जिसमें कोई भी ओनरशिप लेने को देखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जरदारी साहब हैं उन्होंने कल ये कहा कि भाई नून, अच्छा वो ये जो है ना ये सियासी बयान नहीं था सिर्फ इसमें, लेकिन जाहिर है कि वो एक अरेंजमेंट का हिस्सा हैं तो वो लेकिन जो है वो मुस्लिम लीग नून, उन्होंने कहा हुकूमत इनसे नहीं चल रही। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, कल भी मैंने ये पॉइंट उठाया था, मैं आज भी इसको दोबारा उठा रहा हूँ कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं पंजाब के, उनमें से कम 2 शख्सियात से मेरी बात हुई तो वो इस बात के ऊपर जो है वो हकीकतन बहुत शदीद उसमें उनके अंदर ये थी बात के जो वो कहते हैं जरदारी साहब पसंद हो या ना हो किसी को, लेकिन ये है कि वो
एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उनके पास है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। अब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और वो लाहौर गए हैं, पंजाब गए हैं और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स या बाकी सारे जो शख्सियात हैं उनको उन्होंने रिसीव भी नहीं किया। और वो कहते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं, बड़ी लंबी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब कराची जाते हैं, तो उनको तो मुराद अली शाह साहब या बाकी सारी काबीना जो है और गवर्नर सारे खड़े होते हैं एयरपोर्ट पे, उनको पूरा प्रोटोकॉल होता है, फिर उनकी जो मुख्तलिफ इंगेजमेंट्स अरेंज होती हैं। तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान के वो पंजाब में बैठे हैं आके 2 दिन 3 दिन, तो यहाँ तो बिल्कुल उनको, और गालिबन पहला दौरा था उनका या शायद दूसरा होगा या क्या, तो पंजाब हुकूमत ने तो होता है ना मुख्तलिफ इंगेजमेंट्स तय करते हैं कि जी वफूद मिलेंगे क्या होगा था। तो पीपल्स पार्टी के अंदर ये बात जो है वो कहते हैं यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने इश्यूज़ में है और वो कल शहबाज शरीफ साहब काफ़ी काबीना में गुस्से में भी नज़र आए वज़रा पे कि भाई ओनरशिप जो बहुत बड़ी काबीना है, वो सारे लोग जो हैं वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में या पीटीआई को बुरा भला कहने में या उसमें वो अपनी जो उनकी जो काबीना की सरगर्मियाँ हैं चंद वज़रा को छोड़ के, तो वो तो कोई काम अपनी नहीं कर रहे ना, या टीवी टॉक शोज़ में या वो असेंबली में उससे हट के तो कुछ भी नहीं कर रहे ना कि आपको खारिजा पॉलिसी या मईशत या कोई मतलब कोई भी जगह पे, तो वो ज़ाहिर है वो, और स्पेस भी नहीं है, पैसा भी शायद नहीं है, मगर वो फिर दूसरी तरफ से तरक्याती मनसूबे कैसे बने हुए हैं, तो वो मतलब एक ऐसे ही है कि जिसे कहते हैं ना। तो उसमें शहबाज शरीफ साहब हकीकतन कल ही बोले, जो मैंने पूछा, मैंने कहा यार उन्होंने क्या ऐसे ही बात की है, लेकिन वो ज़रा जो है उन्होंने वो सीरियस नहीं लिया। उन्होंने कहा हम तो नवाज शरीफ साहब को, यार शहबाज शरीफ साहब तो हमसे बाद में हैं, पार्टी में जूनियर हैं, हम तो वफाकी हुकूमत में रहे हैं पहले भी, तो मतलब अब शहबाज शरीफ साहब के लिए भी एक इशू है ये सारा चलाना। उधर तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो धड़े मुख्तलिफ इतने हैं कि मैं लोगों से मेरी बात होती है तो मैं सब मतलब बहुत हैं और बहुत ही वो पर्सनलाइज्ड हैं, बहुत ही, और उसमें वो जो है ना वो मतलब है कि वो सब अपने, मुझे ऐसा लगता है बज़ाहिर कि वो जो इनके कारकुन या इनके रहनुमा जो जेलों में हैं उनको ये छोड़ के, और अच्छा ये पहले भी बहुत एक खान साहब के साथ इशू रहा है कि एक तो उनकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत है, कई लोगों ने बहुत उनके नाम के ऊपर बहुत कुछ किया भी है माजी में। तो अब इशू ये है कि वो अभी भी वो मतलब है कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, क्या उन तक इतलात पहुंचती हैं नहीं पहुंचती, कौन से लोग मिलते हैं, कि मुख्तसर से शायद मुलाकात होती है, वो धड़े बहुत हैं। और मैं मतलब है कि ये मुस्लिम लीग नून में इतने नहीं बने। मुस्लिम लीग नून में जब ये गए हैं ना नवाज शरीफ, तो इनकी एब्सेंस में चौधरी शुजात इतने नहीं हुए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखें चौधरी शुजात का तो मसला 1999 से पहले से खड़ा हो गया था। परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको शिकायत थी कि मुझे वज़ीर आला नहीं बनाया, जो मुझसे वादा किया था, यानी मैं 1999 की बात कर रहा हूँ। तो परवेज़ इलाही साहब से जब भी गुफ्तगू होती थी तो वो कहते थे कि मैं पूछता था उनसे कि भाई क्या आपके क्यों इख्तलाफात पैदा हुए नवाज शरीफ साहब से, तो वो 99 के 12 अक्टूबर से पहले इख्तलाफात थे। और इस बात को फिर नवाज शरीफ साहब से भी एक बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसी हमारी कोई कमिटमेंट नहीं थी इनके साथ, लेकिन ठीक है वो मतलब वो तलखी नहीं थी। और बाद में भी एक राब्ता रहा नवाज शरीफ साहब का चौधरी शुजात साहब से, और जद्दा में दोनों की गुफ्तगू भी हुई, ठीक है, और दोनों की गुफ्तगू हुई। मुशर्रफ साहब के इल्म में मैं नहीं जानता कि ये बात है या नहीं, लेकिन जलावतनी के दिनों में चौधरी शुजात साहब की गुफ्तगू हुई जो है वो बिलवास्ता तौर पे मुशाहिद हुसैन साहब की तो बराह रास्त हुई, लेकिन ये है कि जब मुशाहिद हुसैन साहब की गुफ्तगू हो रही थी नवाज शरीफ साहब से 2003 या 4 में, तो शुजात साहब पास मौजूद थे जो है वो मुशाहिद साहब के, तो एक राब्ता था। और मुख्तलिफ मामलात पे जो जब हमज़ा शहबाज साहब यहाँ मौजूद थे तो ज़ाहिर राब्ता उनका परवेज़ इलाही साहब से शुजात साहब से रहता था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त बहुत तलखी है, बहुत तलखी है। अच्छा यानी वो तो छोड़ देंगे जो नून और आपस में जो है ना, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे है। कुछ लोग छोड़ के चले गए हैं, वो वापस आना चाह रहे हैं, वापस आना चाह रहे हैं, वो उनको नहीं मान रहे, वो उनको। इस वक्त सिर्फ इनका एक एम होना चाहिए, वो ये कि खान साहब को बाहर कैसे लेकर आ जाएं और बाकी लोगों को बाहर कैसे लाएं।
और लेकिन यह है कि वो जो है वो ये होता है ना कि क़यादत संभाल लें और क़यादत संभालें। तो वो मेरा ख्याल है कि खान साहब ने जब कह दिया एक, उसके बाद बात ही नहीं होनी चाहिए भाई ये आदमी है और ये इसको मैं नामजद करता हूँ तो ख़त्म हो गया इशू। लेकिन ये कि वो मुस्तकिल एक जो है ना, वो मैं की बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो उसके नतीजे में जो है ना वो एक तो पहले ही मुख्तलिफ आप देखें ना वकला इधर से उधर अदालतों में, इधर से उधर सारा दिन मुलाकात, ये अदालत वो अदालत, उधर से पेशी नहीं हुई, उधर उधर उलझे हुए हैं। फिर ये कि इंट्रा उनको जो मुख्तलिफ आवाज़ें हैं उन्होंने उलझा के रख दी है। तो कल ये फैसला आने से बिजली की जो कीमतें हैं वो तो नहीं कम होंगी ना ही हमारे मशरिक़ व मगरिब, ये जो मशरिक़ में कहता हूँ ना तो ख़ास मैं उसमें ना हमारे मशरिक़ व मगरिब के साथ और शुमाल के साथ कोई ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। मशरिक़ पे ख़ास तवज्जो है मेरी, और मगरिब तो अभी पता ही नहीं कि IMF क्या हमें करता है और किस तरह से हमारे मामलात होते हैं। और ब्रिक्स की समिट हो रही है आज कल में, आज और कल 2 दिन 11-12 दिन, तो उसकी मिनिस्ट्रियल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हो रही है क्योंकि रशिया के पास दोबारा ब्रिक्स की सदारत है, तो वहाँ पे सारे जो मुल्क हैं उनकी नुमाइंदगी है, प्लस CIS के जो मुल्क हैं जो कॉमनवेल्थ कहलाती है सोवियत यूनियन के, उसके मुल्क भी शरीक हो रहे हैं, बेलारूस और उज़्बेकिस्तान और ये सारे मुल्क जो काज़ाकिस्तान वगैरह वो भी शरीक हो रहे हैं, भारत, UAE, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स तो बहुत बड़ा हो गया है ना, अब उसमें UAE भी है, इजिप्ट भी है, सारे मुल्कों के नुमाइंदे 400 लोग शरीक हो रहे हैं उनके, ब्रिक्स बढ़ रहा है। लेकिन ये जो तेज़ हो गए ना मामला, जिसमें अब, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हमारे अंदरूनी इंतशार का, ये सियासी इंतशार का तो मईशत पे तो हो गया, वो तो सत्यानाश सत्यानाश सामने नज़र आ रहा है ना कि कोई स्ट्रेटजी पॉलिसी बस जाना पड़ेगा तो कशकोल तोड़ना पड़ेगी, तो सारी बातें जो हैं ये एक तरफ रख दें। लेकिन सोशल अनरेस्ट पैदा हो रहा है, आप देखें रोज़ खबरें आ रही हैं कि जी कत्ल हो गया, ये हो गया, तशद्दुद हो गया, गोली मार दी, जराइम बढ़ गए, ये सोशल अनरेस्ट की, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो एक पता है ना कि ऊपर से कुछ भी नहीं है। मतलब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि पहली मर्तबा, ये मैं 22-23 साल से जब से मीडिया को देख रहा हूँ, पहली मर्तबा करप्शन की स्टोरीज बैन है कि करप्शन की स्टोरी नहीं आएगी हुकूमत की जानिब से। करप्शन की स्टोरी जो है या ये अरेंजमेंट जो है, यानी मीडिया हमेशा करप्शन की स्टोरीज होती वही है ना, करप्शन की। मीडिया क्या जी, अच्छा जी ये होगा तो ऐसे होगा, तो जी वो यूँ होगा तो ऐसे होगा, तो हम PTI के हैं, हम उसके। मैं हमारे कोलीग ने बुरा नहीं करे, वो पोलराइजेशन इतनी हो गई है कि वो हर काम हो रहा है सवाए इसके कि वो कोई यानी गंदम स्कैंडल आया तो वो भी कहीं गायब हो गया। जो स्टोरीज़ हैं, जैसे आप मेगा स्टोरीज़ आपके पास होती हैं कि भाई क्या है, भाई मुल्क में क्या हालात है, वो इस वक्त सिर्फ या तो रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे जो फाइनेंस को रिपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनको आज़ादी है कि वो मुल्क का फाइनेंस बताएं, या ये है कि आज़ादी है उनको जो कि बता रहे हैं आपको कोर्ट की रिपोर्टिंग, और वो भी बड़े महदूद अंदाज में। उससे बाहर तो मुल्क में कुछ मतलब ऐसा लगता है कि TV खोलें या तो शहद की नदियाँ बह रही हैं, और जो है वो बाकी नौजवान जो हैं जो कि अभी अगर आपने उनको नहीं तवज्जो दी तो ये आपके ऊपर एक जो कि आपका बहुत बड़ा एसेट है। नौजवान जो हैं वो बहुत बड़ा एसेट है आपका, जिनको आपने तालीम देनी है, टेक्नोलॉजी सिखानी, स्किल सिखानी, ये आपका जो एसेट है ये बर्डन होगा, बहुत बड़ा बर्डन। अगर आपने फौरी तौर पे बतौर रियासत फैसला ना किया, आम फैसले ना किए, ये बर्डन बन जाएंगे सारे कि भाई हम क्या करें, नौकरियां हमारे पास, डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, और ऊपर जो है वो पता चल रहा है कि मतलब है कि किसी को दिलचस्पी नहीं है, वो टोटल डिस्कनेक्ट है मामला। तो अब यह है कि अच्छा, अब ज़रा आ जाएं कि ख़िते में और इतने तेज़ हो गए हैं वाक़यात कि अब तो बिल्कुल आप समझें कि आप टोटल आइसोलेशन में चले जाएंगे अगर आपने ये अपने अंदरूनी इंतशार या खल्फिशार को ख़त्म ना किया, और पब्लिक जो सोशल अनरेस्ट है उसको ख़त्म ना किया। ये बाकी में सियासी वैसी बातें और ये छोड़ दें, आप अजीब वो आपस में देखें। ज़रदारी साहब को या तो बुलाना चाहिए सबको, या नवाज शरीफ साहब को निकल के बाहर आएँ, एक पता चले कहाँ हैं वो, और वो सबको बुलाएं। और वो शहबाज शरीफ साहब नहीं, नवाज शरीफ साहब, क्योंकि सदर वो हैं और एक तरह से मतलब वो एक उनके पास एक अथॉरिटी है कि वो बुलाएं सबको और बिठा के और इस मामले को आगे से निकालें। वरना फिर अदालत फैसले कर रही है और अदालत भी उसके नतीजे में पोलराइज हो जाएगी। सियासी फैसले तो अदालतों में जाने ही नहीं चाहिए। बहरहाल अब इसमें यह है कि देखें 2-3 बातें बड़ी अहम जो मैं कह, पहली बात तो यह है कि इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल मगरिब से और फिर वापस आते हैं ज़रा
मतलब पता नहीं मगरिब मशरिक़, अभी तो इसके ये अल्फाज भी अजीब से हैं, लेकिन बहरहाल हम शुरू करते हैं अमेरिका से। तो अमेरिका में जनाब नेटो की समिट आखिरी रोज़ कुछ देर के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन उसको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसकी वजह ये है कि उसमें वो फाइनली बताएंगे कि एक तो डेमोक्रेट्स देख रहे होंगे सारे उनकी सफ़ों के अंदर, फिर दुनिया के लोग मौजूद हैं सारे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब ये वो सारा, तो उन्होंने अपने आप को शो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे होता है। दूसरी जो बात है, नेटो समिट जो है वो एक पहली मर्तबा नेटो की जो समिट है उनका जो अलामिया जारी हुआ है, उस अलामिया में अगर हम उनका यहाँ पे दिखा सकें तो उसमें कम से कम मेरा ख्याल है कि 2 पैराग्राफ ऐसे हैं, अगर हम नेटो का अलामिया दिखा सकें, उसमें 2 पैराग्राफ जो हैं वो चाइना के बारे में हैं, स्पेसिफिकली चाइना के बारे में है, ठीक है। और उसमें यह है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, एक तो उसको डिसाइसिव इनेबलर कहा गया है, यानी इल्ज़ाम लगाया गया कि रशिया की वॉर जो है, रशिया की वॉर अगेंस्ट यूक्रेन में वो डिसाइसिव इनेबलर कहा गया है, और ये कहा गया है कि वो पार्टनरशिप और वेपन्स और सपोर्ट करके और डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस उन्होंने रशिया की बढ़ाई है, चाइना का जिक्र किया है। अब यानी नेटो और चाइना, मतलब ये अब ये पहली दफ़ा इस तरह की हुआ है। अच्छा, और उसके बाद ये कि रशिया के नेबरहुड ये सारा, और फिर पीआरसी को उन्होंने कहा है कि वो ये करें वो करें। दूसरा जो पैराग्राफ है, फिर उसके बाद दो पैराग्राफ, 2 या 3 पैराग्राफ, उसमें फिर वो कहते हैं कि जी वेपन सिस्टम, और उसके बाद जो है वो साथ ही कहते हैं इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन वहाँ से फैल रही है, हाइब्रिड, साइबर, न्यूक्लियर का भी जिक्र है, स्पेस कैपेबिलिटीज़ का भी जिक्र है, साइबर स्पेस का जिक्र है चाइना के ऊपर, और ये कि चाइना के ऊपर उन्होंने पहली दफ़ा नेटो में इस तरह से बात हुई है, और चाइना ने उसके ऊपर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है, इसके ऊपर शदीद चाइना का रद्दअमल आया है। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो रशिया का भी आया है, लेकिन मैं आपको पहले चाइना ने तो एक सख्ती से कहा है कि ये इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, नेटो को एशियन नेटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बुरी तरह फेल होंगे और इनमें नाकामी है होगी, और ये उन्होंने मजम्मत की है। और EU में जो चाइना की एम्बेसी है, पहले उन्होंने मजम्मत की, फिर चाइना के जो वजारत ख़ारजा है उनके तर्जुमान ने शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा फेलियर, ये नेटो जो है 75 साल के अंदर इन्होंने क्या हासिल किया कि जो अब हासिल करेंगे, और वगैरह वगैरह, और पूरा चार्जशीट किया। दूसरी बात यह है कि जो दूसरी जो वहाँ पे नेटो में जो इंपॉर्टेंट 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको यहाँ पे बात करना जरूरी। दूसरा जो नेटो की अमेरिका और जर्मनी के दरमियान डिफेंस पैक्ट हुआ है, यानी वो डिफेंस पैक्ट तो पहले से है, लेकिन वो 1-on-1 उनकी बात हुई है, और अगर हम उसको यहाँ पे दिखा सकें तो उसका भी वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो जर्मनी है वो वहाँ पर जो है वो मतलब उनके साथ वो जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और बाकी सारे मामलात वो जर्मनी के साथ उनके तय होंगे, और ये जर्मन अमेरिका का जो अलाइंस है ये ऊपर गया बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर तीसरी जो उसमें बात हुई है वो ये हुई है कि जो पोलैंड और रोमानिया में, अच्छा ये जो अगर हम यहाँ दिखा सकें तो ये जो ईस्टर्न फ्लैंक है ना नेटो का, ईस्टर्न फ्लैंक, ये ईस्टर्न फ्लैंक जो है उसमें बहुत सारे मुल्क हैं, और वो मुल्क हम हर एक को पता है कि वो लेटविया, लिथुआनिया, ये सारे जो ममालिक हैं, ये ईस्टर्न फ्लैंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो मुल्क हैं जिनको डोनाल्ड रमस्फेल्ड ने कहा था न्यू यूरोप, कि वो पुराना वेस्टर्न, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप जो है वो कह रहा था कि हमने नहीं जाना इराक में, तो हम तो वो तो खिलाफ थे, ये सब इराक में नहीं गए थे। तो ये जो मुल्क थे इनको न्यू यूरोप, नई दुनिया, नया यूरोप, ये बड़े एक्साइटेड थे कि भाई नेटो में शरीक हो रहे हैं, EU मेंबर। अब ये जितने मुल्क हैं तो ये मुल्क बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार करके, क्योंकि ये जो हैं ये बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पे हैं। तो 2 मुल्कों के अंदर जो है वो जो नेटो के अगर हमारे पास हो उसकी तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज चलें वैसी बात कर लेते हैं। तो एक तो पोलैंड में रेडशिकोवो के नाम से ये जो सिस्टम है इनका, एजिस अश्योर साइट पे, तो ये जो है ये बड़ा लेटेस्ट इनका ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा, ये जर्मनी की स्टेटमेंट है।
अच्छा, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं जर्मनी के साथ इनका हुआ है, और उसमें ये मल्टी डोमेन टास्क फोर्स जर्मनी में होगी 2026 से, और उसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होंगे। SM-6 इंपॉर्टेंट है, टॉमाहॉक, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये जर्मनी में हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो पहुंच जाएंगे। तो एक तो अमेरिका जर्मनी के दरमियान ये मतलब इसमें नेटो में बायलैटरल एग्रीमेंट भी हुए हैं। दूसरा जो है वो हुआ है पोलैंड के साथ, और जो पोलैंड के साथ हुआ है, पोलैंड के साथ जो हुआ है उसको उसमें ये जो जगह है, अगर हम दिखा सकें इसको, अगर हम इसको दिखा सकें, एजिस एश्योर साइट, ठीक है, पोलैंड की, इसका मैप हम दिखा सकें, तो यहाँ पर पोलैंड में जो है ये ईस्टर्न फ्लैंक जो है उसमें पोलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर ये इस साइट के ऊपर जो है ये एक मिलिट्री बेस और ले रहा है अमेरिका, एक और मिलिट्री बेस लेने की उन्होंने बात की है, और उसमें जो है वो पोलैंड के अंदर एक और मिलिट्री बेस, ये इंपॉर्टेंट बात है कि पोलैंड में एक और मिलिट्री बेस उन्होंने लेने की बात की है। और ये उससे पहले जो है ये ज़हन में रहे कि ये जो है ये अगर हम यूरोपियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर हम दिखा सकें, अगर स्लाइड उसकी तैयार है तो, यूरोपियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, तो ये जहन में रखें कि रोमानिया में, पोलैंड में, जर्मनी में, रैमस्टीन, ये जो जगह हैं, टर्की में, यहाँ पर ये मुख्तलिफ सिस्टम्स नेटो के लगे होंगे। अब अच्छा, पोलैंड में जो है तो इन्होंने एक नई बेस, न्यू US बैलिस्टिक, ये पोलैंड के साथ हुआ है, ठीक है। अच्छा, और एजिस एश्योर के नाम से इन्होंने वहाँ पर मिसाइल। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो रोमानिया में इसी तरह से वो अपग्रेड करने जा रहे हैं सिस्टम। तो ये मुल्कों के दरमियान, अब इसके ऊपर जो क्रेमलिन है उनका जो रिस्पांस आया वो ये है कि बिल्कुल आप हमारे सर पे आके और यहाँ पर जो वेपन्स लगा रहे हैं पोलैंड में या जर्मनी में या जो रोमानिया में या बाकी जगहों पे अपग्रेड कर रहे हैं। अच्छा, F-16 त्यारे भेजने की भी बात की है जो ये रोमानिया के अंदर जो उनकी साइट्स हैं। अच्छा, एनीवे, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई आप रोमानिया में और पोलैंड में और यहाँ पे जो कर रहे हैं, तो ये तो वही इशू है जिसके ऊपर जॉर्जिया में जंग शुरू हुई थी और जब भी यूक्रेन में जंग शुरू हुई थी 2008 के बाद, कि आपने नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है वो नहीं करनी। अब आपने यूक्रेन में भी F-16 भेजने की बात कर दी है, पोलैंड में भी आप मजीद आ रहे हैं, आप जो है वो रोमानिया में भी आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं। तो अब ये है कि मतलब मुकम्मल तौर पे जो क्रेमलिन है वो इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा और अपनी सरहदों के पास नहीं आने देगा। बल्कि यहाँ तक उन्होंने बात की है, रशिया ने, उन्होंने कहा कि जो ब्लैक सी के अंदर मुख्तलिफ जगहों को नेटो की फोर्सेज जो हैं वो वहाँ पे सर्वेलेंस के लिए मुख्तलिफ अड्डे और डिफेंस के लिए और अटैक्स के लिए वो सारे बना रही हैं, तो ये क्रेमलिन की नज़रों में और वो हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन इस दौरान तो एक बात तो ये है कि चाइना का रद्द अमल, नेटो चाइना का शदीद रद्द अमल, दूसरा ये है कि जर्मनी के साथ, फिर ये कि पोलैंड के साथ, फिर ये रोमानिया के साथ। लेकिन इसमें और फिर उन्होंने थोड़ा सा इशारा, जो बाइडन की जो मुलाकात हुई है स्टैमर के साथ, तो थोड़ा सा इशारा उस मुलाकात से ये भी उन्होंने दिया है कि वापस आपको EU में चले जाना चाहिए। मतलब थोड़ा सा इशारा उन्होंने कहा है कि ये ब्रेक्जिट का ठीक नहीं था तो वापस आप जाएँ। ये खुद भी शायद गालिबन जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर गालिबन ये चाहते हैं कि ये वापस ब्रेक्जिट में जाएँ, तो ये इशारा उन्होंने दिया है कि ब्रेक्जिट में आपको मतलब EU में जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है गुफ्तगू में। लेकिन जो एक अजीब उस वहाँ जो शख्सियत है, वो कहते हैं ना, फिर अगेन एक जो साहब हैं वहाँ पे, वो है विक्टर ऑर्बन। अच्छा, विक्टर ऑर्बन जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं, और वो जो शख्सियत हैं विक्टर ऑर्बन, वो जनाब उन्होंने क्या किया है कि वो रात को खाना उन्होंने खाया, अशाइया था, सब लोग थे, तो वो भी थे, विक्टर ऑर्बन भी थे। और विक्टर ऑर्बन जो हैं उन्होंने खाना, वो 30 लोगों, उन्होंने बाइडन से 1-on-1 मीटिंग की रिक्वेस्ट ही नहीं की। अच्छा, ये वही विक्टर ऑर्बन है जो अभी यूक्रेन गए थे, फिर मॉस्को गए थे, फिर चाइना गए थे, फिर वहाँ सारा घूमते घामते ये वाशिंगटन पहुँच गए। लेकिन इन्होंने ये कहा कि मैंने फ्लोरिडा जाना है, और फ्लोरिडा की जो पाम बीच है उस पर जाना है, और वहाँ पर जो है वो एक कोई मेरे ख्याल से कोई 25,000 फीट के ऊपर एक रिसोर्ट है, उससे भी बड़ा है। वहाँ जो आदमी रहता है उससे मैं मिलूंगा, उसका घर है वहाँ पे, उसमें 125 कमरे हैं, और उसका नाम है मेरा लागो। और
विक्टर ऑर्बन ने कहा कि वहाँ जो बंदा रहता है 125 कमरों के घर में, वहाँ पे मैं उससे मिलूंगा जाके। ये उसकी जो है ये घर है, उसका और ख़र्चा है ये, ठीक है ना। ये आप देखें तो 2022 में 1,75,000 पाउंड का ख़र्चा हुआ है। इतने इस बंदे से मैंने मिलना है, ठीक है ना। और ये मेरा लागो में रहता है और ये ख़र्चा है उस घर का। वहाँ वो चले गए, विक्टर ऑर्बन वहाँ चले गए। वहाँ जो बंदा रहता है उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। यानी मौजूदा सदर को छोड़ के जो साबिक सदर हैं या जिनके बारे में ये है कि उन्होंने आना है, तो हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिलने चले गए जनाब ट्रंप साहब से। अच्छा, ये मार्च में मिले थे। तो ये पूरा का पूरा, और वहाँ ट्रंप से डिस्कस करेंगे कि ये जो पीस प्रोसेस है यूक्रेन का और चाइना का, और इसमें हंगरी का जो रोल है वो क्या है। तो वो पीस प्रोसेस वो पेश करेंगे और वो पुतिन के बिहाफ पर भी बात करेंगे। अच्छा, ये अब नेटो के अंदर अजीब एक मामला है। अच्छा, ईयू के सदर भी हैं वो 6 महीने के लिए, तो वो बाइडेन की बजाय वो ट्रंप से मिलने पहुंच गए हैं, ठीक है। अच्छा, तो 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। एक चीज़ तो जर्मन, एक चीज़ पोलैंड, एक चीज़ चाइना, एक चीज़ ये। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब जो गज़ा के अंदर जो जाहिरियत का ख़ात्मा है वो अपने अगले हतमी मराहिल पे है, और वो हतमी मराहिल पे है। और कुछ देर पहले जो है वो शिनबित के जो रॉन बैनर है वो पहुंच गए हैं दोबारा काहिरा। वो कतर से काहिरा आ गए थे डेविड वार्निया के साथ आज सुबह, और अभी वो दोबारा काहिरा पहुंच गए हैं। और अब वक्फा मेरे ख्याल से लें, क्योंकि ये जो तारीखी लम्हात हैं, या चंद मिनट हों तो मैं इसको बात को आगे थोड़ा सा बढ़ा लूँ। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लें, आप ब्रेक लें, हम बात करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया कि IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर जो मुआहदा रवा में जो हफ्ते हो जाएगा, हुकूमती अखराजात के लिए 5 वो कह रहे हैं वजारतें ख़त्म की जाएंगी। कितना खुशाइंद होगा? तो उसके वजारतों के लोग मुलाजमीन कहाँ जाएंगे? वजारतें ख़त्म होने से उसमें जो लोग हैं जम हो जाएंगी वजारतें, या किस तरह से होगा अभी उसका हमारे सामने नहीं आ रहा। इश्यूज़ असल में बहुत तेज़ी के साथ मामला जो हैं वो आगे जा रहे हैं। और मैं जो मशरक़ की बात कहता हूँ ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ये पूरा जो आपका चाइना और ये CSO और ब्रिक्स और ये सारा, और उधर से नेटो का अब चाइना के सामने आना, और ये मतलब बहुत डेवलपमेंट्स हैं दुनिया में। आप ये फंसे हुए ना जिन मामलों में, रियासत पूरी फंसी हुई है। तो इससे दुनिया में लगता है हमें कोई दिलचस्पी है ना दुनिया को मतलब वो अजीब सा एक मामला है। अज़रबैजान के सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, दीदा उल फरचेरा, उनके साथ हमारे स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं अज़रबैजान के साथ, और उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की, और वो अभी आर्मीनिया के अगेंस्ट, तो उनको खुशामदीद। अच्छा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि ये जो 126 कमरों का, ऑन लाइटर नोट ये बताऊँ ना, 126 कमरों की जो ये रिहाइशगाह है ये ट्रंप साहब की, ये जो है ये 1985 में इन्होंने $10 मिलियन की ख़रीदी थी। अच्छा, और ये जो है ना, ये जब तक पहले तो अच्छा 1920 में कोई अमीर तरीन खातून थी अमेरिका की, उन्होंने ये रिहाइशगाह बनाई थी। और ये स्पेनिश में ये जो वर्ड है इनकी रिहाइशगाह का, इसका मतलब होता है कि एक झील वहाँ से गुजर रही है अटलांटिक। एनीवे, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो जगह ये वही जगह छापे पड़ा था जहाँ से कागजात उठा के ले गए थे रिहाइशगाह पे, FBI वगैरह ने रेड किया था। लेकिन फिर उसके बाद ये, अब आप समझें कि ये वो जगह है जहाँ से सारी जो ट्रंप की तैयारी हो रही है, उनकी डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की, लोग वहाँ जाना, वो पूरा ये जो आलीशान जगह है, जो कि आप देखें तो आपको वाइट हाउस से कहीं बेहतर जगह नज़र आती है। 126 कमरे, और वो मतलब हेलीपैड भी है, और ये भी वो ऐसी। तो वहाँ पर अब जनाब ये एक्टिविटी शुरू हो गई हैं। तो दूसरी जो मैं बात कह रहा था कि काहिरा पहुँच गए हैं, इसराइल की टीम काहिरा पहुँची। इससे पहले वो पहुँचे थे कतर, और उसमें जो डेविड इग्निशियस की स्टोरी है वाशिंगटन पोस्ट की, वो अगर हम उसको थोड़ा सा दिखा सकें फर्स्ट स्लाइड को, तो वो तकरीबन कह रहे हैं कि विद इन रीच अब एग्रीमेंट आ चुका है। इस एग्रीमेंट पे पहले हम कई दफ़ा इसके 3 मराहल पे बात कर चुके हैं, और वो यही है कि ये तकरीबन अब ये सामने आ गया है। 3 स्टेज डील है, और वही है कि शुरू में जो है वो इसराइल सैकड़ों रिलीज़ करेगा, उधर से 33 रिलीज़ होंगे। ये पहला मरला होगा 6 हफ्ते का। कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन अब ये बात आगे चली गई है, ठीक है। ख़वातीन होंगी, 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग होंगे, एंड हु आर वुंडेड।
और फिर उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस रिहा होंगे और ट्रूप्स हटेंगी, डेंसली पॉपुलेटेड, और ईस्टर्न बॉर्डर पे आ जाएंगी गजा के, और एड शुरू हो जाएगी, हॉस्पिटल्स दोबारा रिपेयर होंगे, सारा क्रू ये जो है पहले होगा। और इसी दौरान जो है वो स्टम्बलिंग ब्लॉक जो है वो ट्रांजिशन में फिर एक ब्लॉक जाएगा, और इसमें हमास जो है वो फिर दूसरे हिस्से में वो मेल सोल्जर्स को रिलीज़ करेगा जो उनके पास मौजूद हैं, और दोनों साइड जो हैं परमानेंट एंड टू हॉस्टिलिटीज़, ये कंप्लीट विड्रॉल होगा, फुल विड्रॉल इसराइल का गजा से। अब दोनों तरफ ये शक है कि भाई ये जो दरमियान का वक्त आएगा इसमें दोबारा रियाम ना कर लिया जाए, इनको मतलब दोबारा मुसल्लन ना हो जाए, और इसराइल ये चाहता है कि ब्लॉक करे हमास को गजा में रूलिंग से। ये तो इशू है ही नहीं ना, हमास तो ये तो तय हो चुका है ना कि इनकी जगह पैलेस्टीनियन, हमास तो बनी इसलिए थी, टू स्टेट के ऊपर घपला पड़ गया था ये ओस्लो अकॉर्ड में। तो अगर तो हमास ने कब कहा है कि हम, वो तो कह रहे हैं कि आप एक फ़लस्तीनी रियासत बनाएंगे और उसमें फिर इलेक्शन होगा, फिर उसमें जो भी आगे प्रोसेस होगा एक टेक्नोक्रेटिक या सबको एक्सेप्टेबल सेटअप आएगा और वो आगे चलेंगे। तो वो बात भी अब ख़त्म हो गई। और फिर जो तीसरी कंडीशन है उसमें यह है कि फिर, और ये जो दूसरी कंडीशन है इसी में अगर हम दिखाएं उस स्टोरी को, तो इसमें यह है कि अमेरिका ने ट्रेन किया होगा, ज़ाहिर अमेरिकन ट्रेन, ताकि वहाँ पे कोई इशू ना हो, और लेकिन अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे वहाँ पे। अरब मुल्कों की जो मॉडरेट अरब ममालिक हैं, अब वो पता नहीं मॉडरेट कौन से हैं, लेकिन बहरहाल मॉडरेट अरब ममालिक जो हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे, और ये जो है ये मतलब गज़ा को दोबारा रूल नहीं होगा। इसके आगे का अगर बताए तो हम बता सकते हैं। उसके बाद फिर ये है कि जो है वहाँ पे अरब ममालिक की जो फ़ौज है वो वहाँ पे आ जाएगी, और अल्टीमेटली ये होगा कि वहाँ पे एक सेटअप आएगा, और फिर वो आगे फिर भी उसमें होगा कि मतलब अरसर नौ तामीर और वो सारे मामला। तो ये जो है ये मामला आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें जो है वो अब देखना ये है कि ये इन्हीं दिनों हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तकरीबन तय हो गया है। उसमें जो इजिप्ट का इशू था कि भाई ये जो यहाँ पे इसराइल की फ़ौज रहेगी, वो भी उन्होंने बैठ के तय किया है। अमेरिकन मौजूद हैं यहाँ पे, विलियम बर्न्स का बड़ा रोल है, इमॉस हुस्टन ने। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है सैयद हसन नसरुल्लाह की जो स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि ये पूरा जो भी मामला है इसको हमास जो फैसला करेगी हम पीछे खड़े हैं। इस पूरी मुज़ाहिमत को हमास की जो क़यादत है, हमास के साथ अगर मुआहदा हो जाता है तो हिज़्बुल्लाह अपनी जो है अपने मामलात रोक देगी फ़ौरन। और हिज़्बुल्लाह के साथ ये बड़ा ख़तरा है कि शुमाली जो इसराइल है और जनूबी लेबनान, और जनूबी लेबनान के चारों तरफ से हिज़्बुल्लाह आ जाएगी। और ये मैं बात यहाँ पे बता रहा हूँ, इनके ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं मेयर एलन, उनका इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ में उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है, थोड़े में थिंक टैंक है, और ये उनका ज़ाहिर है कि मिलिट्री का थिंक टैंक है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि जी अगर हम दिखा सकें उसकी रिपोर्ट, तो मैं सिर्फ वक्त दिखा दूँ, ये मिल जाएगी पूरी रिपोर्ट। उसमें वो कह रहे हैं कि जी कई महीनों तक जो है ये कई महीनों तक जो है मल्टी फ्रंट वॉर जो है वो हिज़्बुल्लाह इसको कह सकती है। उसके नतीजे में इसराइल जो है वो सफ़ाहस्ती से मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये जो है ये हमें हर हाल में मतलब अंडर एस्टिमेट हिज़्बुल्लाह को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और उसमें जो है वो मतलब ये रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसमें हिज़्बुल्लाह पहले ही कह चुकी है कि भाई ये जो है मामलात हमारे मामलात, अच्छा हिज़्बुल्लाह के साथ फिर अलग पैक्ट होगा ना, उनकी वो विड्रॉल का और उनके बॉर्डर्स का जो इशू है वो भी इसी में रिजॉल्व होगा। और इस रिपोर्ट में फिर वो बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हमास से आगे है। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन ये होगी कि हिज़्बुल्लाह हैज़ द मिलिट्री कैपेबिलिटीज कंटेक्चुअली प्रोटेक्टिव वॉर लास्टिंग मैनी मंथ्स एंड कॉज सीवियर डैमेज टू इसराइल। तो उनको भी इल्म है। लेकिन इसमें जो है अब देखना ये है कि अभी भी जो वहाँ पे कत्लेआम तो जारी है ना, अभी भी एक बहुत बड़ी बात जो तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगन ने नेटो समिट में की है, और मैं यहाँ पे रॉयटर्स को कोट कर रहा हूँ, 31 स्लाइड नेटो समिट में तैयब उर्दगन की जो स्टेटमेंट है ये उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, मैं रॉयटर्स को कोट कर रहा हूँ, और उसके साथ में 31 और 32 अरबिया को भी काउंट। उन्होंने यूएस सॉइल पे खड़े होकर ये बात की नेटो समिट में। वो कह रहे हैं कि अमेरिका बराबर का शरीक है, ठीक है, और ये मिले भी हैं। वो देखें ना मुल्क उनको, और वो यूक्रेन के ऊपर भी डिसएग्री कर रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन पे भी डिसएग्री किया, उन्होंने गज़ा पे तो खैर खुल के सबसे ज़्यादा बात अगर हुई है वहाँ नेटो में तो वो जो है ये इन्होंने की है। अच्छा, अब इसमें जो इशू आ गया दूसरा वो ये है कि एक और बड़ी अहम मुलाकात हुई है, हम उसको नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। वो है जनाब बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद।
और हसीना वाजिद जो हैं वो कर रही हैं चाइना का दौरा। और चाइना का दौरा जो है वहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा इसलिए कि उनकी प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। एक तो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है बांग्लादेश, और मैं इसलिए कहता था कि अब हम ज़रा हसीना वाजिद साहबा को ज़रा अच्छे इतना से लेते हैं, क्योंकि चाइना की दोस्त तो मतलब दोस्त का दोस्त हमारा दोस्त हो गया, तो अब हम हसीना वाजिद साहबा की ज़्यादा तनकीद नहीं करते, एक ज़माने में किया करते थे। तो ये जो कि बेल्ट एंड रोड का हिस्सा चाइना के साथ बड़े क्लोज इनके रिलेशनशिप है। तो इन्होंने जो है वो ये मैं सिर्फ यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पे ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात चले गए हैं। अगर मैं CGTN की यहाँ पर ये स्लाइड दिखाऊं तो इसमें पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो 21 मुआहदे हुए हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, 21 मुआहदे। अच्छा, उसमें लोन, ग्रांट यानी बगैर सूद के लोन, ग्रांट बहुत बड़ी तादाद, बहुत ज़्यादा ग्रांट, उसके बाद ये है कि मतलब बहुत माली इमदाद जो है ना, कर्ज़ों की सूरत भी और ग्रांट्स की सूरत भी। और बांग्लादेश और जो चाइना है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे उनके ताल्लुकात चले गए हैं। और जो अगर मैं 27वीं स्लाइड यहाँ पे सिर्फ दिखाऊं तो वो उसमें जो बांग्लादेश के जो रोड्स और सड़कों के जो मामलात को देखने वाली अथॉरिटीज़ हैं वो कहती हैं कि इतनी खूबसूरत टेक्नोलॉजी बांग्लादेश में आ गई है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो कह रहे हैं इतना खूबसूरत कि आप अगर ट्रैवल करें उन सड़कों पे जहाँ पे चाइना ने ये ब्रिजेस बना दिए हैं और बाकी सारी मामलात कर दिए हैं, तो बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट वहाँ पर तेज़ी के साथ ये मैं कोई बात नहीं करना चाह रहा कि हम CPEC का क्या बना, मैं उसको मैं बार बार सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश जो है उसमें तकरीबन चिटागोंग से लेके और आगे तक जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं टेक्नोलॉजी और वो सारे, तो वो इतना ज़बरदस्त उन्होंने बनाया है और उसके नतीजे में वो उनका कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं, कोई मतलब हालांकि आप देखें ना कि बांग्लादेश का इंडिया के साथ भी ताल्लुकात हैं, मगर बैलेंसिंग एक्ट हसीना वाजिद लेके चल रही हैं और कमाल का लेके चल रही हैं। तो बात सारी है कि दुनिया जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे जा रही है। और यहाँ पर ये इशू के अब मैं ये इशू इससे अदालती फ़ैसला उधर आता है तो क्या सियासी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी? नहीं, वो साइड नहीं मानेगी। उधर आएगा तो क्या वो मानेंगे? वो शायद मान जाएं, क्योंकि जो मैंने आपसे कहा ना, ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि इसको एक तो बजट को ओन करना बड़ा मुश्किल है। इस बजट को मुस्लिम लीग नून के लिए अब तो आने वाले दिनों में तो बिल और ये सारा सिलसिला जो आटा और ये सारे जो मामलात शुरू हो रहे हैं, चावलों का भी शुरू होने लगा है शायद मामला, तो वो इनके लिए भी ओन करना मुश्किल है। और ये इतने बड़े गोरख धंधे को PTI क्यों लेगी अपने सर? तो ये एक बड़ा इशू है कि लेकिन मुल्क चलाना तो है ना, वो चलाना इन्होंने ही है, सब ने, जो हमारे काबरीन है। तो ये बैठेंगे तो बैठ के कोई इसमें से आगे निकलेंगे, वरना तो ये बहुत बड़ा, देखें अभी बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं, कोई करप्शन क्या हो रही है, कैसे हो रही है, मतलब बिल्कुल एक जमूद है। इस तरह मुल्क नहीं चलते। और उसमें हम बार बार मतलब है कि वो इतने पैसे यहाँ लगाएंगे, इतने पैसे यहाँ लगाएंगे, इतने पैसे, लोगों को रोटी नहीं है खाने के लिए। तो आप इस तरह की बातें अगर करेंगे आके, ग्राउंड पे कुछ और हो रहा होगा। तो मेरा ख्याल है कि सबको बैठ के, फिर मैं वही बात करता हूँ, या तो नवाज शरीफ साहब आएँ, अचकज़ई साहब आएँ, फजलुर रहमान साहब आएँ, या ये है कि ज़रदारी साहब आएँ, मतलब जो सीनियर जो पॉलिटिशियंस हैं वो आएँ, वो और कोई शख्सियात हो किसी, वो इसको बैठ के इसको ख़त्म करें। और मतलब ये मुनासिब भी नहीं कि जी अदालतों के ऊपर कभी दूसरे अदारे, मतलब वो सब असल में इसमें सकिन हो गए हैं ना, पूरा सिस्टम ही सकिन हुआ हुआ है इसमें, तो उसकी वजह से वो चल नहीं रहा। तो ये सिस्टम तो ऐसे नहीं चलेगा ना जी, तो इट हैज़ टू गो। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसको कोई ना कोई और रंग देना पड़ेगा जिससे मुल्क तो चले ना, आगे सिस्टम भी चले तो मुल्क तो चले। इसके तहत तो मुल्क एक जमूद है ना, एक रुका हुआ है भाई, मतलब बिजली का बिल बढ़ गया, कैसे बढ़ा? आपको जवाब मतलब होता है ना, पूछते हैं आपके भाई कोई वजह, कोई क्या, बस ये पेट पे पत्थर बांधने पड़ेंगे। अच्छा भाई जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदानवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।